स्वागत है आप सभी का स्टडी जोन पे। आज हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। ये बाल विकास शिक्षण शास्त्र का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसको अच्छे से देखेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे जी ने दिया था। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आया हुआ है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। ये भी ध्यान में रखना है आपको। और जीन पियाजे जी का जन्म कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1980 में। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जीन पियाजे जी कौन थे? तो वो एक मनोवैज्ञानिक थे। और कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया था? तो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था। हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बालकों में वृद्धि अब अगला पॉइंट देखिए, बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए पियाजे जी ने क्या किया था? अपने ही बच्चों पे प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इस प्रयोग के द्वारा पियाजे ने बच्चों की अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। इसीलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। क्या किया था? उन्होंने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब अगला पॉइंट देखिए, पियाजे का मानना है कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता, यानी इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में संकल्पना बना लेता है, कंसेप्ट डेवलप कर लेता है। देखिए, जैसे कोई बच्चा अगर किसी कार्टून के कैरेक्टर को हवा में उड़ते हुए देखता है तो क्या होता है? उसके मन में भी यह ख्याल आता है कि हम भी कार्टून के कैरेक्टर की तरह हवा में उड़ सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल डोरेमोन की तरह हवा में उड़ सकते हैं, लिटिल सिंघम की तरह हवा में उड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है बच्चे के अंदर तो क्या होता है? वह समझ जाता है कि वास्तविक जीवन में यह संभव नहीं है, यानी कि बच्चे के अंदर परिपक्वता आ गया है। अगला पॉइंट देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पियाजे जी ने एक परिभाषा दिया था, एक डेफिनेशन दिया था। उन्होंने क्या कहा था इसमें कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इस पॉइंट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कंसेप्ट को, संज्ञानात्मक विकास के कंसेप्ट को। इसमें पहला आता है अनुकूलन। इसको एडेप्टेशन भी कहा जाता है। देखिए, इसका डिफिनीशन है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता है, जब बच्चा को खिलौना मिलता है तो वो उससे डरते रहता है, लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि ये खिलौना हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर वह उसके साथ खेलता है। मतलब वो अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढाल लेता है। कोई बच्चा अगर किसी अननोन पर्सन के पास जाता है तो वहाँ थोड़ा हेजिटेशन होते रहता है उसको, लेकिन कुछ देर के बाद वो उसके साथ घुल मिल जाता है। यही हुआ एडेप्टेशन, अनुकूलन। वातावरण के अनुसार खुद को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है।
अब आगे देखिए, अनुकूलन क्या किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है। पहला है आत्मसातकरण, इसी को अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहा जाता है, और दूसरा है समायोजन, इसको अंग्रेजी में एकोमोडेशन कहा जाता है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे देखिए, किसी छोटा बच्चा के पास अगर खिलौने वाला एरोप्लेन है और किसी ने उन्हें बता दिया कि एरोप्लेन जो है हवा में उड़ सकता है, तो अगले दिन जब वो किसी पक्षी को हवा में उड़ते हुए देखता है तो बच्चा क्या बोलता है, देखो एरोप्लेन हवा में उड़ रही है, पक्षी को देखकर बोलता है। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है, आत्मसातकरण कर रहा है। इसमें वह अपनी पुरानी नॉलेज जो कि उसे बताया गया था कि एरोप्लेन हवा में उड़ सकती है, उसमें वो क्या करता है, चिड़िया को एक तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगला पॉइंट है समायोजन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, देखिए, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण से तालमेल बिठाना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। इसमें बच्चा अपने पुराने ज्ञान को साइड करके एक नई ज्ञान को सीखता है, पुरानी नॉलेज को साइड करके नई नॉलेज को सीखता है। जैसे कि पहले एक चिड़िया को वो एरोप्लेन बोल रहा था, जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पे समायोजन किया, उसको बताया कि हर उड़ने वाली चीज़ एरोप्लेन नहीं होती है, ये चिड़िया है। इसीलिए यहाँ पे हमने समायोजन किया। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है। यहाँ हमने बच्चों में नया नॉलेज डेवलप किया, नया ज्ञान दिया उसको। इसको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है साम्य धारण, संतुलन इसको कहा जाता है। या फिर साम्य धारण बोलिए या संतुलन बोलिए, अंग्रेजी में इसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन और समायोजन यानी अकोमोडेशन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। इसमें क्या होता है, बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन दोनों में एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, अर्थात वो पुरानी चीज़ को तो याद रखेगा ही, साथ में क्या करेगा, वो नई चीज़ों को भी सीखता जाएगा और दोनों में संतुलन बनाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, संतुलन कहा जाता है। अब देखिए, अगला पॉइंट है स्कीमा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। जैसे देखिए, हमने बच्चे को क्या बताया था कि एरोप्लेन हवा में उड़ता है, तो उसने अपने दिमाग में एक इमेज बना लिया कि जितने भी चीज़ें हवा में उड़ती है वो सभी क्या है, हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है। स्टार्टिंग में बच्चों के माइंड में ये सब ख्याल आते रहता है, इसी को स्कीमा कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, स्कीमा को क्या कहा जाता है, ज्ञान का संगठन कहा जाता है, यानी कि सेट ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। देखिए, अगला पॉइंट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने 4 अवस्था दिया है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, ये कब से कब तक का होता है, ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है, ये देख रहे हैं। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक का होता है, इसको याद रखना है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक का होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
ये 11 से 15 वर्ष तक का होता है। इसको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक का होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक का होता है, ये आपको टिक करना है। ऐसे ही चारों में से किसी एक का पूछ लेगा आपको, तो आपको याद रखना है इसको। अब इन चारों अवस्थाओं को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, इसको अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। ये कितने से कितने वर्ष तक का होता है, ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का अवस्था होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, सभी के शरीर में तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। कौन कौन, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गया और जीभ हो गया। ये हमारे शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो अंग्रेजी में सेंस बोला जाता है। सेंसेज, 5 सेंसेज हैं हमारे शरीर में, इन्हीं के माध्यम से बच्चा सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, सीधा वो बोलना स्टार्ट नहीं करता है, वो चीज़ों को सबसे पहले देखता है, फिर सुनता है और फिर धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ता है, फील करता है और बाद में बोलना स्टार्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे इस अवस्था में अपने ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करके सीखते हैं, अपने सेंसेस का यूज़ करके सीखते हैं। इसको याद रखना है अच्छे से। आगे इस अवस्था में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व यानी कि आ जाता है बच्चों में, अर्थात बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अगर आप अपने घर में, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए पेन, आपने कभी फॉलो में पेन कहीं पे रख दिया, आपको वो खोज रहे तो आपको नहीं मिल रहा है वो चीज़, लेकिन वो बच्चा अगर देखा रहेगा, उसके दिमाग में छाप बना हुआ रहता है, वो जाके तुरंत आपको पेन ला करके दे देगा, खोज करके ला करके दे देगा कि ये लीजिए आपका पेन वहाँ पे रखा हुआ था। इस अवस्था में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये कब से कब तक का होता है, तो ये 2 से 7 वर्ष तक का होता है, इसको याद रखना है। देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को तो देख पाएगा, समझ पाएगा, परंतु कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इसी में है जीववाद। जीववाद क्या होता है, इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ में वो अंतर नहीं कर पाता है। जैसे देखिए, बच्चा को आप खाने के लिए बोलिएगा, अगर कोई बच्ची अगर खेल रही है तो वो बोलेगी, उसको खाने के लिए बोलिएगा तो वो बोलेगी नहीं, पहले मेरी गुड़िया को खिलाओ, पहले गुड़िया खाना खाएगी, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। तो गुड़िया तो निर्जीव चीज़ है, उसको तो पता नहीं है कि ये खाना नहीं खा सकती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर किसी बच्चा को क्या होता है, किसी गेट में या दीवार में चोट लग जाता है तो वो रोने लगता है। जब उसके मम्मी और पापा क्या करते हैं, उस दीवार को या गेट को मारते हैं कि मेरे बच्चा को कैसे चोट लगा दिया, तो वो बच्चा वो देख करके चुप हो जाता है, मतलब वो सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है। अगला देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अगला पॉइंट है क्या, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में रहता है, उसमें अहम केंद्रित की भावना आ जाती है, मतलब ईगो सेंट्रिज्म की भावना आ जाती है। जब बच्चा यह सोचता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है। जैसे किसी बच्चे की मम्मी को आप बोलिएगा कि देखो तुम्हारी मम्मी तो मेरी मौसी है, तो क्या बोलेगा, नहीं ये तुम्हारी मौसी नहीं है, ये मेरी मम्मी है। मतलब खुद कोई भी चीज़ को वह खुद पे ही समझ लेती है कि जो वह बोल रही है वही सही है, यह मौसी नहीं है, ये तो मेरी मम्मी ही है। तो आगे देखिए, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। अगर उसको आप ऐड सिखा रहे हैं, जैसे 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, फिर उसे पूछिएगा 5 10 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो वो नहीं बता पाएगा। इस अवस्था में वो नहीं सीखता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगली अवस्था को देखते हैं।
देखिए इस अवस्था में एक पॉइंट और, एक दो पॉइंट और था, उसको हम लिखते नहीं हैं, उसको ऐसे ही डिस्कस करते हैं। उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, फिर अगली अवस्था को देखेंगे। इसमें था, इस अवस्था में क्या होता है, मुद्रा संप्रत्यय यानी कि मनी कंसेप्ट, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी रहती है इस अवस्था में। जैसे देखिए क्या होता है, बच्चे के सामने आप 500 का थोड़ा नोट रख दीजिए, 4-5, और उसको 100 रुपये का सिक्का दे दीजिए, मतलब 2 का सिक्का, 3 का सिक्का, या 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, ऐसे मिला करके थोड़ा दे दीजिए, तो वो देखेगा ज़्यादा अमाउंट में उसको क्या लगेगा, वो सिक्का वाला चीज़ ज़्यादा लगेगा, वो तो 500 रुपये का नोट नहीं उठाएगा, वो क्या करेगा, वो सिक्का वाला चीज़ ही उठाएगा। उसको क्या बोलते हैं, मनी कंसेप्ट का ज्ञान नहीं रहता है उस समय कि 500 का नोट ज़्यादा होगा। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों को भार का भी ज्ञान नहीं रहता है। उसके सामने आप रुई डाल दीजिए थोड़ा, एक बोरा, और उसको कोई ठोस चीज़ दे दीजिए जो वज़नदार हो, तो उसको लगेगा कि नहीं, रुई का वज़न ज़्यादा है, इस ठोस चीज़ का वज़न कम होगा। इसमें उसको भार का भी ज्ञान नहीं रहता है, उसको संरक्षण का भी ज्ञान नहीं रहता है। इस समय, इस अवस्था में आप क्या कीजिए, 2 बोतल ले लीजिए, एक आधा लीटर का बोतल लीजिए, एक लीटर का बोतल लीजिए, दोनों में क्या करिए आप, आधा आधा लीटर पानी भर दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो बड़ी बोतल को उठाएगा। उसको संरक्षण का ज्ञान नहीं रहता है कि दोनों में इक्वल है, वो उसको लगेगा बड़ा बोतल है, इसीलिए वो बड़ा बोतल ही उठाएगा। चलिए अब अगली अवस्थाओं को देखते हैं। देखिए अगली अवस्था है तीसरी अवस्था, इसको क्या कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था होता है, इसको याद रखना है। तो देखिए पहले इस अवस्था को समझने से पहले हम मूर्त समझते हैं। मूर्त क्या होता है, मूर्त और अमूर्त मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। मूर्त वह होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको मूर्त बोलेंगे। जैसे आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इसको आप पकड़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, ये सब क्या हुआ, मूर्त चीज़ हुआ, जिसको आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, वो चीज़ हो गया, मूर्त हो गया। और अमूर्त जो होता है, जैसे आप देखिए फ़ोन पे किसी से आप बात करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं ना, उसको पकड़ सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, अमूर्त हो गया, इसको ध्यान में रखना है। देखिए अब इस अवस्था के बारे में देखते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। अगला देखिए, इस अवस्था में अपलटावी मतलब उल्टा हो गया, जीववाद हो गया, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण जो हम पिछली अवस्था में पढ़े थे उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन इस अवस्था में ये सब ज्ञान आ जाता है। कंसेप्ट का, मनी कंसेप्ट का भी ज्ञान इसमें आ जाता है। जैसे वो चीज़ों को वजन के बारे में समझने लगेगा और पैसों को भी पहचानने लगेगा वो। इस अवस्था में वो संरक्षण के नियम को भी सीख जाएगा कि जैसे आप एक आधा लीटर के बोतल में पानी डाले हैं और 1 लीटर के बोतल में आधा लीटर, उसमें भी पानी, दोनों में आधा आधा लीटर पानी डाले हैं, तो वो समझ जाए कि दोनों इक्वल है इस अवस्था में। इस अवस्था में और क्या होता है, जीववाद भी समझ जाता है, मतलब सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर कर पाना वो समझ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इस अवस्था में और क्या होता है, आगनात्मक तर्कना यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। इस अवस्था में बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, मतलब उसको नॉलेज हो जाता है और वो अपना तर्क लगाने लगता है। बच्चा थोड़ा समझदार हो गया रहता है इस अवस्था में। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए, ये पियाजे के द्वारा दिया गया अंतिम अवस्था है, चौथा अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से 15 वर्ष तक का होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। हमने अमूर्त के बारे में आपको बताया नहीं, बगैर देखे छुए भी चीज़ों के बारे में समझने लगता है, वो स्मरण भी करने लगता है, मनन भी करने लगता है। इस अवस्था में क्या करता है, वो समस्या का समाधान करने लगता है। वो खुद भी वो किसी समस्या
का समाधान करना शुरू कर देता है इस अवस्था में। इसमें कार्य कारण को भी समझता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।